नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। अगर लॉकडाउन से बचना है, कोरोना का हराना है, तो मास्क लगाना है। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना की कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि मास्क ज़रूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे यही अपील कर रहा है कि मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि मास्क लगाने से, कोरोना से जो ये लड़ाई है, इसको हम जीत सकते हैं। सबसे बड़ा हथियार है मास्क। मैं बता दूं कि अगर मैंने मास्क पहना है और मैं किसी से बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति ने भी मास्क पहना है, अगर हम में से किसी एक को अगर कोरोना है तो उसके फैलने का जो प्रतिशत है सिर्फ 1% होता है अगर मास्क पहना है। तो ये सबसे बड़ा हथियार है, इसको पहने रखें। अब देश में कोरोना वायरस की रिकॉर्ड तोड़ मामलों से जुड़ी इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों वाले राज्य महाराष्ट्र को लेकर राज्य सरकार पर बहुत बड़ा हमला किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया और फिर पीआईबी के जरिए एक चिट्ठी जारी करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर झूठ बोल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने महाराष्ट्र में जो वैक्सीन भेजे थे उनमें से सारी वैक्सीन ज़रूरतमंदों को नहीं लगाई गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी में लिखा कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक सिर्फ 86% हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज दी है, जबकि सिर्फ 41% हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज मिली है। अब तक सिर्फ 71% जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए अपील की है कि वो कोरोना के मामलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। साथ ही सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट करके आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद कर दी है। सरकार कोई नाकामी नहीं छुपा रही है। इस बारे में मुझे लगता है हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की एक कोशिश चल रही है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। अगर महाराष्ट्र ने सब कुछ ठीक किया है तो फिर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस जो नए आए हैं, सेकेंड वेव का ट्रिगर महाराष्ट्र स्टेट क्यों है? नासिक, नांदेड़, औरंगाबाद, अकोला, मुंबई, पुणे, इन सब जगहों पर लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां क्यों आई हैं? क्यों ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को पूरी तरह अब तक वैक्सीनेशन नहीं दी गई है? क्यों 3 से 4% वेस्टेज की रिपोर्ट्स आ रही है? क्यों यह दावा किया जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन के डोसेस को बर्बाद किया गया है अब तक? अगर वैक्सीनेशन सबको हुआ है तो क्या महाराष्ट्र सरकार आंकड़े बता सकती है डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट कि कितने लोग एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए और कितने प्रतिशत का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है? कम से कम पहला डोज ही सही। जो आंकड़े सामने नजर आ रहे हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि अब तक 20%, कई सारे क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स में 20% एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगाया गया है। ये बहुत डेंजरस है
और कोरोना के केसेस, अगर संक्रमण के केसेस ज्यादा निकल के आ रहे हैं तो लापरवाही किसकी? आम जनता के साथ साथ क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती? मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनक दवे अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। हम मुंबई से भी रिपोर्टर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रियंका कांडपाल के पास चलते हैं। दिल्ली से जुड़ रही है प्रियंका। दिल्ली में भी कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये गुहार लगा रहे हैं कि 18 से ऊपर सबके लिए वैक्सीनेशन खोल दीजिए, आरोप यह है कि आपकी खुद की वैक्सीनेशन की रेट जो है काफी स्लो है। जी बिल्कुल, दिल्ली में 5500 से ज़्यादा मामले कल फिर सामने आए हैं। नवंबर के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा ये है। इस वक्त देखिए बंगाली मार्केट में हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो मास्क लगाए हुए नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन आनंद, सवाल वही, आज प्रधानमंत्री के साथ तमाम मुख्यमंत्रियों की मीटिंग भी होनी है। यहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार कह रही है कि उम्र का जो बैरियर है उसको हटा दिया जाए और सभी के लिए वैक्सीनेशन को खोला जाए। लेकिन कल केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई कि वो तमाम मेडिकल जो तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उन्होंने जिन्होंने पहली डोज ली है उनके आधों ने भी सेकंड डोज नहीं ली है। ऐसे में कहाँ लैग कर रही है सरकार, क्यों लोगों में ये जन जागरूकता नहीं है, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर शायद आज डिस्कशन भी होगा। वैक्सीनेशन को कैसे बढ़ाना है और सबसे बड़ी बात, नाइट कर्फ्यू तो दिल्ली में लागू कर दिया गया है, लेकिन दिन के वक्त किसी तरीके की कोई कड़ाई नजर नहीं आती है। सिविल डिफेंस के जो तमाम लोग हैं वो रेड लाइट्स पर नजर आते हैं, लेकिन बाजारों में लोग बिना मास्क के आराम से घूम रहे हैं। आज हम सदर बाजार की बात करें, लाजपत नगर की बात करें, सरोज नगर की बात करें तो दो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल आम है कि लोग बिना मास्क के या मास्क पहने भी होते हैं तो उसे नीचे रखते हैं। हालांकि ये आपको बंगाली मार्केट की तस्वीरें दिखा रही है जो कहीं ना कहीं सुखद जरूर है, क्योंकि तमाम लोग जो यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, ये आपको एक शख्स नजर आ रहे हैं, मास्क है लेकिन मास्क को नीचे करके चल रहे हैं, क्योंकि जब तक उन्हें कैमरा नहीं दिखेगा, सिविल डिफेंस का कोई शख्स नहीं दिखेगा या पुलिस चलान करने के लिए नहीं रोकेगी, तब तक ये मास्क को ऊपर नहीं करेंगे। और यही स्थिति आनंद दिल्ली में बनी हुई है, जिसकी वजह से 5500 से ज्यादा मामले रोज देखने को मिल रहे हैं। अगर 5500 से ज्यादा मामले रोज देखने को मिल रहे हैं तो क्या टेस्टिंग उसी एग्रेशन के साथ किया जा रहा है? और दूसरी बात, ये वैक्सीनेशन का ड्राइव, अगर हेल्थ वर्कर्स को ही आप सेकंड डोसेज नहीं लगा रहे हैं तो आम जनता को आप किस तरह से वैक्सीनेशन लगा रहे हैं और सेकंड डोसेज के टाइम पर लगा रहे हैं? ये सारी बातें सामने निकल के आती है। जनक दवे अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज शर्मा भोपाल से जुड़ रहे हैं। जनक, अहमदाबाद में भी, अहमदाबाद और गुजरात की अगर बात करें तो वहां पर भी ये बात निकल के आ रही है कि एक तरफ संक्रमण बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये जो वैक्सीनेशन पे जो जोर होना चाहिए वो कवरेज नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। देखिए आनंद, या गुजरात में जहाँ तक बात की जाए तो वैक्सीनेशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वैक्सीनेशन एक ही हथियार है जो चेन को कहीं या तो लेट कर सकता है या तोड़ सकता है। गुजरात की मैं अगर आंकड़ों की बात करूँ, जहाँ पर आंकड़ों की बात की जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार से और गुजरात से अभी तक ये शिकायत नहीं गई कि वैक्सीनेशन कम मिल रही है। कल भी मेरी बात हुई थी, आज भी वैक्सीनेशन जो इम्यूनाइजर ऑफिसर है उन्होंने कहा कि जो चाहिए उनको मिल जा रही है। ऐसे में 81 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है। पहले और दूसरे डोज को अगर मिला दें तो 81 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और बैरियर्स, एज बैरियर अगर हटा दी जाता है, क्योंकि गुजरात ही वो स्टेट है जिन्होंने अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू कर दी है, तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। हालांकि आंकड़े सामने संक्रमण के बढ़ रहे हैं, चिंता अभी भी बरकरार है। पहले वेव में जितने आंकड़े नहीं थे उससे दुगने आंकड़े रोज़ाना यहाँ पर आ रहे हैं। कल भी 3575 जितने मामले आए, जिसमें प्रमुख दो शहर जिसपे कहें अहमदाबाद और सूरत, सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। और जो 4 प्रमुख शहर हैं, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, सूरत, वहाँ पर 60% से ज़्यादा टोटल जो आंकड़े आ रहे हैं गुजरात से, उससे ज़्यादा आंकड़े। ऐसे में अगर ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पीक अभी आना बाकी है, 15 अप्रैल के आसपास पीक पर आएगा, तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे। ऐसे में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बड़ी चोट पहुँच सकती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है, आज सुबह की मैंने रिपोर्ट की, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग देर रात से कतारों में खड़े हैं, लेकिन अब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। 3 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन जो जाइडस बनाता है कम दाम में, उसको सरकार ने आधे मांगा है वहां से ऑर्डर, लेकिन 35,000 ही मिल पाए, तो उससे अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है, रेमडेसिविर इंजेक्शन इसका क्योर नहीं है। क्योर वैक्सीनेशन है, क्योर मास्क लगाना है, क्योर सोशल डिस्टेंसिंग है, और रेमडेसिविर के भी कॉम्प्लिकेशंस है। ये बात आम जनता और डॉक्टर्स को बताने की जरूरत है जनक, कि हर कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन ऐसे नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी वजह से आपके शरीर में और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये जो बात है कि रेमडेसिविर लगा लिया तो हम बच गए, ऐसा नहीं है।
वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरा करने की जरूरत है और मास्क लगाकर और प्रोटोकॉल जो है यानी कि सैनिटाइजेशन, अपने हाथ को सैनिटाइजर से धोना, अपने आसपास की जगह को साफ रखना और कम से कम ये जो दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको बना के रखना, ये जरूरी है जनक। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन संक्रमण इस तरीके से बढ़ा है। इससे आप मैं दूसरी तस्वीर देखिए, आप इतनी कतार क्यों है? लोग इसलिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आ रहे हैं क्योंकि उनके जो परिजन हैं वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और उनको बचाना है, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन ही शायद उनको फेफड़ों में जो इन्फेक्शन है उसको कम कर सकता है। तो ये क्योर नहीं है। पहले भी लोग, डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट है वो कह चुके हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन वो इलाज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। इसके चलते लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इसकी डिमांड है और इसके चलते ही लोग जा रहे हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। लोग जब तक मास्क नहीं पहनेंगे, अपनी जिम्मेवारी खुद से नहीं समझेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, तब तक आप जितने भी प्रयास करेंगे वो नाकाफी होंगे। इसमें वैक्सीनेशन पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए और शायद सरकार इसी पे जा रही है और इसीलिए 81 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन, आज से मैं बात कर रहा हूँ तब तक 81 लाख लोगों को वैक्सीन दे दिया चुका है और सरकार अब घर घर जाकर भी वैक्सीन दे रही है। जी, और ये अगर कुछ स्टेट्स आगे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव में तो कुछ पिछड़ भी रहे हैं। अब महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी पर मचे सियासी घमासान के बीच एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार के आरोपों के उलट कोरोना पर केंद्र सरकार से राज्य को हर तरह की मदद मिलने का दावा किया है। अब ये शरद पवार कह रहे हैं, अब इस तरह की सियासत जो है ये कोविड के खिलाफ, इस चाइना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई को बिल्कुल हल्का कर देंगी, वीक कर देंगी। मनोज, अगर भोपाल में क्या परिस्थिति है, मध्य प्रदेश में क्या सिचुएशन है? वहां पर भी संक्रमण फैल रहा है, कई जगह तो लॉकडाउन और कर्फ्यू की बातें हो रही हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन इस बीच क्या वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है? क्या लोग आगे आकर वैक्सीनेशन की मांग कर रहे हैं? वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है आनंद, तो मध्य प्रदेश में सरकार कह रही है कि सरकार का जो लक्ष्य होता है वो तो 4 लाख पर डे का होता है, लेकिन वो लक्ष्य तक पहुंचना तो थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सरकार का दावा है कि दोनों डोज जो वैक्सीन के हैं वो करीब 50 लाख लोगों को सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। ये सरकार की तरफ से दावा किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है मध्य प्रदेश में संक्रमण फैलने का। आनंद, 12% की रफ्तार से कोरोना फैल रहा है, यानी कि आज आप जो आंकड़े देखते हो तो अगले दिन सीधे सीधे उसमें 2-2.5 हजार नए एक्टिव केसेस जुड़ जाते हैं। 12% की रफ्तार, एक दिन में 4000 केस। अब छिंदवाड़ा में सरकार ने पूरे 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है, शाजापुर में 2 दिन का। इसके साथ साथ अब पूरे मध्य प्रदेश में अभी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि पूरे मध्य प्रदेश के जो शहरी इलाके यानी जो नगर है उन सब में, अर्बन इलाकों में सैटरडे और संडे यानी पूरे वीकेंड पे लॉकडाउन के हालात होंगे। हालात हम आपको आनंद बाजार के भी दिखा देते हैं कि लोग कितने सजग हैं। तो जैसे ये भोपाल का शिवाजी नगर में 5 नंबर मार्केट है, तो देखिए आप, लोग मास्क लगाए हुए, लेकिन इन्होंने मास्क लगाया और नहीं लगाया दोनों बराबर, अब उन्होंने अच्छे से लगा लिया। थैंक यू। तो इस तरह की चीजें, जो लोग मास्क लगाते हैं, तो मास्क को लेकर जो लापरवाही है वो सरकार के लिए मुसीबत का सबब है। और इसलिए जो न्यूज़ 18 इंडिया भी कह रहा है कि मास्क पहनो इंडिया, इसी कैंपेन में सरकार भी लगातार कहती रही कि मास्क पहनिए, आपके बचने का सबसे आसान तरीका या तो वैक्सीन है या मास्क है। तो ये जो सारे मिशन है, सारे कैंपेन है, सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। जी, वैक्सीन के साथ साथ मास्क है और मास्क के साथ साथ वैक्सीन। की वैक्सीन लग गया इसका ये मतलब नहीं कि आप मास्क निकाल देंगे। अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप किसी से कंट्रोल्ड सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में या अपने परिजनों के साथ नहीं हैं, अपने घर के अंदर, तब तक, या जैसे मैं खड़ा हूं आज स्टूडियो में खड़ा होने के बावजूद, क्योंकि हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, इसलिए मास्क पहनकर ही ये शो कर रहा हूं और खड़ा कर रहा हूं। वहीं महाराष्ट्र के में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने शरद पवार के बयान के बहाने महाराष्ट्र सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई और साफ कर दिया कि केंद्र सरकार वैक्सीन में कोई कमी नहीं होने दे रही है। आरोप और प्रत्यारोप को लेकर, कोरोना के लेकर केंद्र सरकार मदद कर रही है, नहीं कर रही, उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया कि केंद्र उनकी पूरी से मदद करी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खुद चंद्रकांत पाटिल जी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के। सर, आरोप लग रहे थे कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है कोरोना को लेकर पूरे महाराष्ट्र में। ये आरोपों में कोई अर्थ नहीं है। ये पवार साहब जी का अभी फेसबुक लाइव पर जो लोगों से संवाद हुआ उसमें स्पष्ट हुआ। और मेरा तो ये कहना है कि हर विषय को केंद्र पर डालना, तो राज्य भी केंद्र को चलाने को दो ना। हर विषय का अपना अपयश न लोगों के सामने आने के लिए केंद्र पर टिप्पणी करना,
यह महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, उनको ये मालूम है कि केंद्र अपनी भूमिका अदा कर रहा है, इनको राज चलाना नहीं आता, तो इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखना चाहिए कि हमको चलाना नहीं आया, तभी अभी हमारे बस की बात नहीं है। अब ये सियासत तो चलती रहेगी कि आपने नहीं दिया, हमने नहीं लगाया, हमारे पास नहीं है, आप हमें बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अगर जन जागरूकता जरूरी है, जन कल्याण जरूरी है, तो सबको साथ मिलकर काम करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अमित गंजू कानपुर से जुड़ रहे हैं, जहां फिर लॉकडाउन की परिस्थिति है। अमित, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। न तो 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जा रहा है और न मास्क का ध्यान रखा जा रहा है। यही वजह है कि कोरोना रिटर्न्स कानपुर में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और पिछले 24 घंटों में 346 केस सामने आए और 5 मौतें हुई। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दृश्य दिखाइए कि लोग बिल्कुल बेफिक्र हैं, चाहे शॉप्स पे खड़े हों, कुछ ने मास्क बेच जरूर रहे हैं लेकिन इनको खरीदने वाला कोई नहीं है। देखिए, लोग बेबाक हो गए। स्कूटी की अगर बात की जाए, देखिए स्कूटी चलाने वाले ने मास्क नहीं लगाया है, पीछे बाइक वाले को देखिए, इसने मास्क नहीं लगाया। ये मौज मस्ती में घूम रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि जिंदगियां कितनी कीमती हैं। आज से कर्फ्यू का पूरी तरीके से कंप्लायंस किया जाएगा, जिसके लिए एसीपीस की एक टीम बनाई है। जो कानपुर के सीपी हैं, उसने साफ कहा है कि वीडियो फोटोग्राफी होगी। 10 से सुबह 6 तक सड़क पर जो भी दिखा उसका चालान कटेगा पहली बार, और दूसरी बार अगर उसने नहीं माना तो उसे थाने में बिठाया जाएगा और सुबह 6 बजे छोड़ा जाएगा, ताकि उसको इस चीज का एहसास हो कि वो वायरस बना पूरे शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर बीमारियां बांट रहा है और लोग निश्चिंत। पर अमित, एक बात बताइए, ये जो बिना मास्क लगाए गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटरों में घूम रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, क्या उन पर कोई फाइन नहीं लग रहा है? क्या चालान नहीं कट रहे? सर सुनिए, आपका मास्क कहाँ है? ये मास्क नीचे क्यों, ऊपर क्यों नहीं लगाया आपने? नहीं, नीचे हो जाता, लगा रहता नीचे। तो आप तो चलते चले आ रहे हैं, आपने मास्क पहना ही नहीं है। यही मास्क है तो आप इसको पहनिए ना। देखिए, एक तो पहनते नहीं, ऊपर से बहस करते हैं। आप देखिए, कोई दशा लड़के देखिए जो कॉलेज के चले आ रहे हैं, जबकि ये इतने स्मार्ट। आपसे सर, आपका मास्क कहाँ है? आपका मास्क कहाँ है? मास्क है ही नहीं, अभी है नहीं, भूल गए। आपको मालूम है मौतें हो रही हैं कानपुर में, मरीज बढ़ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि नहीं आप? तो क्यों नहीं पहन रहे हैं? भूल गए सर, भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, सबसे बढ़िया बात भूल गए। ये महिला जा रही हैं, इन्होंने भी नहीं लगाया मास्क, भूल गए। अगर भूल गए, घर पे छोड़ दिया, पहनना जरूरी नहीं, ऐसी तो नहीं, घर से बाहर निकल रहे हैं, भूल गए। अगर अपने साथ साथ संक्रमण घर वालों के पास लेके चले गए, खुद को हो गया कोरोना, तो फिर किसको कहेंगे? तो क्या कोरोना नहीं भूलेगा आपको? ये बात क्या ये लोग, ये इनके समझ में क्यों नहीं आ रहा? आम जनता के समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये बात जरूरी है। अमित, आप मेरे साथ बने रहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। जावड़ेकर ने ट्वीट करके ये कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीनेशन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ तथ्य दिए गए हैं। राज्य को अब तक भेजी गई कुल कोरोना वैक्सीन की संख्या 1,06,19,190, खपत 90,53,523, जिनमें से 6% बर्बाद हुए, 5 लाख से ज्यादा। पाइपलाइन में वैक्सीन 7,43,280। तो यानी अगर राष्ट्र का एवरेज 3 से 4% है, तो दावा यह है कि महाराष्ट्र का एवरेज 6.5% है। 5 लाख वैक्सीन के डोसेज अब तक बर्बाद हो चुके हैं, यह आरोप लग रहा है महाराष्ट्र सरकार पर। उधर देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया है और ट्वीट किया कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सच्चाई सामने रख दी है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के नेता कोरोना प्रबंधन और वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार के बारे में झूठ फैलाकर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बेताब हैं। राजनीति करना आसान है, लेकिन सुशासन में सुधार ही असल परीक्षा है। अब वहीं वैक्सीन पर मचे सियासी घमासान के बीच अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगवाए जाने की मांग की है। में बहुत आए थे, पर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। इस बार देखने में ऐसा आ रहा है कि बहुत तेजी से एकदम से जो केसेस हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं, और देखने में ये आ रहा है कि जो केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं वो यंग लोगों के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और देखो, पूरा देश लगभग एक ही तरह से ट्रेंड चल रहा है। शहरों में ज़्यादा है और मतलब गाँव में, विलेजेस में थोड़ा कम है। तो जितने भी शहर हैं लगभग मोर और लेस एक हफ्ता आगे पीछे सबके अंदर लगभग बराबर चल रहा है। हमने 2 रिक्वेस्ट और कर रखी हैं कि वैक्सीनेशन सभी लोगों के लिए अलाउ किया जाए, एटलीस्ट एडल्ट्स को अलाउ किया जाए। दूसरी रिक्वेस्ट है कि कैंप सेटिंग्स में
कि भाई आप सिर्फ हेल्थ केयर से फैसिलिटीज़ में नहीं, कैंप सेटिंग्स में भी अलाउ करें। तो अभी सुनने में आ रहा है कि शायद केंद्र सरकार उसके लिए ऑफिस के लिए करने जा रही है, मानने जा रही है। तो अभी सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज में कर सकते हैं वैक्सीनेशन। अब हमने कहा था कि आप हमें अलाउ कर दीजिए कैंप लगा के जगह जगह कि कम्युनिटी में जाके ही कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, परंतु लगता है कि बाद में मान लेते हैं, अच्छी बात है। तो डोर टू डोर वैक्सीनेशन से एक स्टेप कम, यानी कैंप्स में अगर प्रियंका कहें तो सरकार कह रही है, दिल्ली सरकार, सत्येंद्र जैन का कहना है, और कह रहे हैं कि युवाओं में संक्रमण फैल रहा है। ये संक्रमण अगर ज़्यादा फैल रहा है तो युवाओं में, लेकिन जो 45 वर्ष से उम्र के ऊपर के जितने लोग हैं उनकी तो वैक्सीनेशन अभी तक पूरी नहीं हुई प्रक्रिया। हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तो अगर आप वैक्सीनेशन सबके लिए खोल रहे हैं तो किस बेसिस पर ये डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से सत्येंद्र जैन ने आज इस बात को कहा कि वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए कैंप्स को लगाना चाहिए, उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में भी जो वैक्सीनेशन का जो स्टॉक है वो सिर्फ 4 से 5 दिन का बाकी है। ऐसे में वो कैंप लगाने की बात कर रहे हैं ताकि जो लोग इंटरेस्टेड है कम से कम उनको वैक्सीन लग जाए। ये जो नया वैक्सीन है इस पर ये बताया जा रहा है, जो नई ये वेव चली है, इसमें बताया जा रहा है कि कोरोना से 20 से 40 साल के जो लोग हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। यही बात सत्येंद्र जैन भी अपनी बाइट में कह रहे थे, और इसको एक बड़ा कारण भी माना जा रहा है कि लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से भी और जो दिल्ली के डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से इस मांग को किया जा रहा है कि 18 से ऊपर वैक्सीनेशन को सबके लिए खोल दिया जाए। लेकिन बात वही कि जहां जिनके लिए वैक्सीनेशन सभी चालू थी, हेल्थ वर्कर्स के लिए चालू रही, उनका क्या स्टेटस रहा, कितने लोगों ने वो लगवा ली, सेकेंड डोज पे कितने लोग पहुंचे, क्योंकि 20 से 22% लोगों ने देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 130 डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले वेव में रेड जोन्स थे, वहां पर 18 साल से उम्र की जो पॉपुलेशन है, ऊपर की उम्र की पॉपुलेशन है, वो खुद ही 30 करोड़ के करीब है। अगर इन 30 करोड़ लोगों को अगर आपको वैक्सीन कराना है और एक दिन में आप मान लीजिए 3 लाख वैक्सीन कराइएगा, तो भी आपको कम से कम 6 महीने लग जाएंगे इसको करने के लिए। उसके बाद जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी अगर ये वैक्सीनेशन खोलनी है तो कम से कम 1 साल लगेगा। तो जरूरत यह है कि हम और आप चलकर आगे चलें और सबसे पहले अपने आप को वैक्सीनेशन करा लें, इससे पहले कि सबके लिए खुल जाए। 45 वर्ष से ऊपर जो भी हैं आगे बढ़िए, वैक्सीन लगवाइए, और मास्क लगाना मत भूलिए। मास्क पहनो इंडिया, #मास्क पहनो इंडिया हमारी मुहिम है। हमारी आपसे अपील है कि जब भी जाएं, जहां भी जाएं, मास्क लगाएं, और मास्क दाढ़ी पे नहीं, नाक और मुंह ढकने के लिए ऐसे लगाएं। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। बंगाल में चौथे चरण के 44 सीटों के लिए आज प्रचार थम जाएगा, लेकिन शोर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, और वो शोर है हिंसा का शोर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले के मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में 24 घंटे में प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी है। दिलीप घोष पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर प्रदर्शन कर विरोध भी जताया। दिलीप घोष ने हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया। उन्होंने बताया कि जब वो कूच बिहार के शीतलकुची में रैली के लिए रैली कर रहे थे, तभी ममता बनर्जी की रैली से गाड़ियों में लौट रहे लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराया। उन्होंने पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का भी आरोप लगाया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। चारों तरफ से हमारे ऊपर आक्रमण हुआ। 10-15 गाड़ी थी खुले मैदान में जहां सभा थी, सैकड़ों लोग आके चारों तरफ से घेर लिए, बम से, लाठी से, ईंटा से मारने लगे। मेरी गाड़ी टूटी, मेरे को चोट लगा, और कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। लाठी डंडा से, ये जो लोहे का रड है इससे तोड़ा गया, और पत्थर से मेरी ग्लास टूटी और मेरे को चोट लगा, और लोग भागने के डर के मरे। इस परिस्थिति में पुलिस भी भाग गई। हम वहाँ से जब निकले, रास्ता में हमारे ऊपर आक्रमण हुआ लगातार, लगभग गाड़ियों को तोड़ दिया गया, और हम कैसे भी वहाँ से निकल कर यहाँ आए। ममता बनर्जी कई दिनों से जिस प्रकार से उत्तेजना निर्माण कर रही हैं, लोगों को उकसा रही है, एक विशेष समुदाय के लोगों को उकसा रही है, तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव कमीशन इस विषय पर पूरा ध्यान ना दे और सुरक्षा का प्रबंध पूरा ना करे, तो चुनाव यहाँ फ्री फेयर होना मुश्किल है।
अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हावड़ा से। अमित नमस्ते। चंद्रमोहन कुमार भी जुड़ेंगे। अमित, अगर फेज 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 को जोड़ लें तो 168 सीटें हैं जो बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं बीजेपी के लिए। अगर हम इसे 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके परफॉर्मेंस को के मद्देनजर देखें, खासकर फेज नंबर 4, क्योंकि फेज 3 जो था वो तृणमूल डोमिनेटेड था। फेज 4 ऐसा फेज है जहां पर 44 सीटों में 2019 में बीजेपी ने काफी गेन किया था, और वो भी लेफ्ट और कांग्रेस के बल पर, और 3-4% वोट शेयर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से भी छीना था। लेकिन ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है उनके लिए, अगर बीजेपी का मिशन 200 कहीं पे भी अगर 150 तक भी उन्हें पहुंचना है तो ये अगले 2-3 फेजेस जो हैं बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। जी आनंद, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा फेज़ और पांचवा छठा भी महत्वपूर्ण है। चौथे फेज़ की अगर हम बात करें, हावड़ा और हुगली जैसे अहम इलाके यहाँ पर आते हैं, और हावड़ा हुगली में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में है यहाँ पर। तो बीजेपी यही उम्मीद कर रही है कि जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में उसको समर्थन मिला था, 2021 के भी विधानसभा चुनाव में उसको समर्थन मिलेगा। इसीलिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम महत्वपूर्ण नेता वो यहाँ पर प्रचार करने आए हैं, और बाकायदा 1.5-2 महीने से यूपी से जुड़े, बिहार से जुड़े जितने भी नेता हैं इन इलाकों में, खासकर हावड़ा हुगली जो इलाके जहाँ पर उत्तर भारतीयों को और बिहारियों की, बिहार के निवासियों की संख्या ज़्यादा रहती है, वहाँ पर वो रहकर चुनाव प्रचार अभियान की रणनीति बना रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप तृणमूल कांग्रेस के हिसाब से देखें तो हिंदू वोट्स के साथ साथ मुस्लिम वोट्स पर भी उनकी नज़र है। और यहाँ पर इन फेजेस में फेज 2, 3 के बाद, पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के बाद कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को ये डर है कि जो वोट्स उनके कंसोलिडेट हुए थे, मुस्लिम वोट्स इन द पास्ट, वो कहीं आईएसएफ, लेफ्ट, कांग्रेस ना खींच ले। और वहीं पर इनको ये इस तरह की जो राजनीति है, ये गेम खेलते हुए ग्राउंड पर हमको दिख रहा है। जी बिल्कुल, आईएसएफ की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में जो ये क्षेत्र है कोलकाता के आसपास का, हावड़ा, हुगली, इसके अलावा साउथ 24 परगना, ये तुतुमीर, बासरकेला और उलबेरिया, इन सब इलाकों में बहुत खासा प्रभाव ये दावा कर रहे हैं आईएसएफ के लोग। तो बहुत कड़ी चुनौती का इनको भी यहाँ पर सामना करना पड़ेगा इस बार तृणमूल को, क्योंकि जिन वोट बैंक को तृणमूल टारगेट कर रही है उसको ये तीनों पार्टियों का कंबाइन भी टारगेट कर रहा है। बेहद दिलचस्प यहाँ पर ये चुनाव हो गया है, खासकर 4, 5, 6 चरण, जो 6 चरण है कोलकाता के आसपास का दक्षिणी हिस्सा पश्चिम बंगाल का है, वो बहुत अहम है। जी हाँ, थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा अभी खेल में आता है। नॉर्थ बंगाल भी आ जाता है इनटू प्ले 4, 5, 6 में, और 7 में वापस फिर अगर आप घूम के जाएंगे 7 और 8 में वापस सेंट्रल और साउथ बंगाल के फेजेस में इलेक्शंस आ जाएंगे। मैं वापस लौटता हूं। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर ममता पर वार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल की हताशा साफ नजर आ रही है। कूच बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर ममता समर्थकों ने हमला किया, लेकिन इन अराजक तत्वों का अंत निकट है। 2 मई को जनता का फैसला पूरी तरह से सामने आ जाएगा। वहीं बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती का दक्षिण 24 परगना के बेहाला में आज होने वाला एक रोड शो जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं मिलने की वजह से उनका रोड शो रद्द करना पड़ा। इससे नाराज उनके समर्थकों ने इलाके की पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जताई। बेला में तो मिथुन का रोड शो कैंसिल कर दिया गया, लेकिन उन्हें बाबुल सुप्रियो के साथ दक्षिण 24 परगना के टॉलीगंज में रोड शो, उनको मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग शामिल हुए। बेला और टॉलीगंज में चौथे चरण में 10 अप्रैल को मतदान होना है। मिथुन चक्रवर्ती महागुरु के नाम से बहुत वहां पर पॉपुलर हैं। एक टाइम में कोबरा थे, यानी कि नक्सल थे, वहां से फिर वो तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा के मेंबर बने और उसके बाद उन्होंने तृणमूल से पल्ला झाड़ लिया और अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनका कहना यह है कि जो प्रदेश के पिछड़े वर्गों के लिए, प्रदेश के गरीब के लिए काम करेगी जो पार्टी, उस पार्टी के साथ मैं हूं। और वहां पर अब माहौल बना है। कहीं ना कहीं ये परमिशन ना मिलना, ये एक नर्वसनेस भी जाहिर करता है। अमित पांडे की ओर चलते हैं। अमित, नॉर्थ बंगाल जो है बहुत क्रिटिकल है बीजेपी के लिए।
कि जो 2019 में उनको गेन्स मिले थे वो नॉर्थ बंगाल से मिले थे। दक्षिण 24 परगना, साउथ बंगाल उनका थोड़ा वीक स्पॉट है, लेकिन अगर 4, 5, 6 फेजेस में देखें तो नॉर्थ बंगाल कवर होगा, सेंट्रल बंगाल भी कवर होगा, और इन एरियाज में ही बीजेपी अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग करना चाहता है खासकर। और अगर कोलकाता देखें, कोलकाता में भी 2019 में बीजेपी ने काफी गेन्स किए थे, तो कोलकाता नियर अबाउट्स यानी हावड़ा, हुगली, टॉलीगंज, ये सारे जो एरियाज हैं यहां पर भी बीजेपी थोड़ा दमखम लगा रही है। देखिए, हम दो हिस्सों में आपके इस सवाल का जवाब देंगे। पहला उत्तर बंगाल की अगर बात करते हैं आनंद, इससे पहले भी आपने जब हमारा लाइव भी लिया उत्तर बंगाल में हम मौजूद थे। उत्तर बंगाल बहुत अहम गढ़ बीजेपी इसको अपना मानती है, क्योंकि करीब 40 से 42 सीटों में बीजेपी ने उस इलाके में अपनी बढ़त बनाई थी। कुछ दिनों पहले कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, तब भी उन्होंने ममता सरकार पर वहाँ पर हमला साधा था। कल दिलीप घोष के ऊपर भी जो हमला हुआ है वो उत्तर बंगाल में हुआ है। तो एक तरीके से वहाँ की जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर उसको मेंटेन करना चाहती है, उन बढ़त को बरकरार करना चाहती है, और बहुत ज़्यादा उम्मीद उत्तर बंगाल में बीजेपी को टिकी हुई है परफॉर्मेंस दोहराने की। अब पलटने की बाजी दक्षिण बंगाल में बीजेपी के पास है, और जिन इलाकों का आपने जिक्र किया वहां पर ये पार्टी पूरा दमखम अपना लगा रही है। जी हाँ, राजवंशी समाज जो है वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है नॉर्थ बंगाल में। आपने उन्हें कवर किया था, अमित शाह वहां पर मदन मोहन मंदिर गए थे और वहां राजवंशी समाज से भी जुड़े थे। अभी मिथुन चक्रवर्ती की जो रैली कैंसिल हुई है टॉलीगंज में, उन्होंने टॉलीगंज में तो रैली की, बेहला में उनकी रैली को परमिशन नहीं मिला, उस पर उनके कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी जताई। आइए सुनते हैं मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा। इतनी सी भी बात है जो हिंसा पैदा करें, ये सब तो उस तरफ से आ रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम किधर है हमारी तरफ से? बट हमको जानना है क्या कॉज क्या है कि आप कैंसिल कर रहे हैं। 9 तक सर झुका के खड़े रहेंगे, हम ये होने नहीं देंगे, संतरास होने नहीं देंगे, वोट कराएंगे, उसके बाद जो फैसला आएगा तब बात करेंगे। तो मिथुन चक्रवर्ती का कहना है नाराजगी की बात तो बताइए, लॉ एंड ऑर्डर हमारी तरफ से नहीं दूसरी तरफ से, तो हमारी रैली क्यों रोकी जा रही है? कुछ भी हो वोट तो डलवाएंगे, वोट जरूरी है, फैसला चाहे जो भी हो, जनता का वोट करना, बेखौफ होकर वोट करना जरूरी है। वहीं पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। चौथे दौर की जोर आजमाइश में बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है, कारपेट बॉम्बिंग चल रहा है उनका, और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वहां पर स्टार कैंपेनर हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। नड्डा अलीपुर द्वार में रोड शो कर रहे हैं। अब रोड शो के दौरान जेपी नड्डा ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में परिवर्तन तय है और 2 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने बंगाल को तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का भी वादा किया है। इसके बाद कूच बिहार के मेकलीगंज में भी जेपी नड्डा रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। मुझे पूरा विश्वास है जो मैं इस गर्मी में, इस धूप में आप सबका उत्साह देख रहा हूं, वो सीधे बता रहा है कि बंगाल में इस बार 205 जिसके लिए वहीं योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। योगी आज हुगली में रैली कर प्रचार कर रहे हैं। रैली में योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुगली के बाद वो हावड़ा में भी रैली करेंगे। योगी के हुगली में 2 और हावड़ा में 1 जनसभा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। चौथे चरण में 10 अप्रैल को 44 सीटों पर वोटिंग होगी। और इस वक्त अखाड़ा में बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट से, जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने रैलियों में लोगों के मास्क ना लगाने पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कोरोना के गंभीर खतरे के बावजूद रैलियों में मास्क नहीं पहनने पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही रैली के दौरान मास्क पहनने को कहा है। हाईकोर्ट ने उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया है जहां पर चुनाव हो रहे हैं। अब ज्यादातर राज्यों में तो चुनाव हो चुका, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। एक सिर्फ बंगाल में चुनाव के काफी चरण बाकी हैं। आग्रह यही है, मास्क पहनो इंडिया, #मास्क पहनो इंडिया हमारी मुहिम है न्यूज़ 18 इंडिया पर। बने रहिए हमारे साथ। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही, खबरें जारी रही।